Hello viewers, this is Unay Adar and you are watching Quick Centric exclusively on Zalmi TV. पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सी हलचल चल रही है, चाहे वो टीम में हो या टीम से बाहर यानी मैनेजमेंट में। और उस पर डिस्कशन के लिए वी हैव इनवाइटेड समवन हु इज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, एनालिस्ट एंड ही डज हिज ओन टीवी शो ऑन सुनो टीवी, मिस्टर इरफान ज़हीर। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सर, आपने भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखा, ड्रॉ हो गया, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल से लग रहा था कि ये होगा सेफ। देखें, अनफॉर्चुनेट है कि हम कई इस 2-3 सीरीज़ में काफ़ी बुरी हमारी होम सीरीज़ रही। सारी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो चेंज हो चुकी है, चाहे T20 की हम बात करें, ODIs की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें। ख़ास तौर पे जो भी रिसेंटली सीरीज़ हमने पहले अभी इंग्लैंड के साथ खेली, उन्होंने तो एक दुनिया की क्रिकेट को ही चेंज कर दिया। जहाँ एक डिबेट होती रही काफ़ी टाइम से कि टेस्ट के मैचेस के रिज़ल्ट कम आते हैं, ये टेस्ट मैचिंग जो है वो बोरिंग है, तो इंग्लैंड ने आपको T20 के तर्ज के ऊपर एक ऐसी क्रिकेट खेल के दिखाई। और पर्टिकुलरली क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह की डेड पिचेस के ऊपर यहाँ पे आप ICC नेगेटिव मार्किंग कर रही है पाकिस्तान को। पिंडी की मैच की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि पहले इनिंग्स चौथे दिन में जाके तीसरे दिन में जाके ख़त्म हो रही है, तो उस पर जाके उन्होंने कितना बोल्ड डिसीजन लिया कि मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे ज़्यादा बैटिंग विकेट होगी, उसके अंदर उसने हमें कहा कि आपके पास 1.5 दिन है और 333 रन आप करके दिखाएं। और अगर उन्होंने उससे पहले चले जाएं, जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की तो पहले ओवर्स के अंदर ही जिस तरह 2 या 3 बाउंड्रीज लगाना और 110 साला रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। पहले दिन 500 से ज़्यादा रन्स कर दिए, 5 सेंचुरीज हो गई। ये पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने नहीं देखा था। और अनफॉर्चुनेटली हमारा 70 साल के कैरियर के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान अपने होम सीरीज़ की जो वाइट वॉश हुआ, पहले इससे पहले कभी हम वाइट वॉश नहीं हुए थे। और इसी तरह पहले 4 टेस्ट मैच कंसेक्टिव नहीं हारे थे। आज तो हम 5वां भी हारने की तरफ, चौथा भी 4 हार चुके थे, 5वां भी हारने की तरफ जा रहे थे। बट लकी इनफ कि थोड़ा सा हमने रेजिस्टेंस शो की और हमारी मिडिल ऑर्डर ने, जिसमें सरफराज इमाम की बात की जाए, साउशकील को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह वो टेल के साथ खड़ा रहा और उसने मैच बचाया। इवन मैं जब इन्होंने डिक्लेरेशन दी तो मैं उसी टाइम सोच रहा था कि अगर यही डिक्लेरेशन आप किसी तरह इंग्लैंड को दे देते तो इंग्लैंड ने 10 ओवर के अंदर करने की कोशिश कर दे रही थी, क्योंकि T10 क्रिकेट के अंदर हम ये इजीली देखते हैं ये ट्राई। तो एटलीस्ट न्यूजीलैंड को एक ट्राई करनी चाहिए थी। देखें उसमें बड़ी टीमें क्या करती है, अपॉर्चुनिटी निकालती हैं हर जगह से। इंग्लैंड ने डेड पिचेस के ऊपर, जहाँ पे 99.9% लोग या शायद 100% कह रहे थे कि रिजल्ट नहीं आ सकते, तो उन्होंने ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई आपको कि उसमें से भी रिजल्ट निकाल के दिया। ये दिलेर जो टीमें होती हैं, जिसे कहते हैं ना फॉर्चून फेवर द ब्रेव, ये इसी तरह होता है कि किस्मत भी जो साथ देती है वो दिलेरों का देती है। और क्रेडिट सबसे ज़्यादा बेन स्टोक को और कोच ब्रेंडन मैकलम को जाएगा। अब ये देखें कि ब्रेंडन मैकलम को T20 का स्पेशलिस्ट या ODI का स्पेशलिस्ट के तौर पे जाना जाता, तो एज ए प्लेयर को बहुत बड़ा प्लेयर नहीं थे वो। हम उनकी बैटिंग स्टाइल जैसे फ्रीदी टाइप का है, तेज़ बैशर किस्म का खेलते थे। अब ये देखें कि इंग्लैंड के लिए जब वो कोचिंग के लिए उन्होंने अपना CV दिया होगा, अप्लाई किया होगा, तो उनका जो मैच पड़ा जाके फाइनल जो सिलेक्शन की बारी आई, एक तरफ जो थे गैरी क्रिस्टन थे, जो कि दुनिया के नंबर 1, 2, 3 कोचेस के अंदर आते हैं, और इंडिया को जिस तरह आप सब जानते हैं उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। और दूसरी तरफ ब्रेंडन मैकलम, जिसके अभी क्रेडेंशियल में कुछ भी नहीं है, कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर उस टाइम पूरा इंग्लिश जो मीडिया था या दुनिया का मीडिया था, उन्होंने कहा ये क्या किया इंग्लिश बोर्ड ने, कि ऐसे प्लेयर को लगा दिया जिसने खेली नहीं है ऐसा जितनी टेस्ट क्रिकेट, और उसका एक्सपीरियंस नहीं, कोचिंग नहीं है। तो फिर हमें रिजल्ट के बाद ये रियलाइज़ हुआ, और मैंने उस टाइम ये बात की थी कि अगर इंग्लैंड बोर्ड ने कुछ किया तो उसने ज़रूर, जब फाइनल आपका किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं ना, तो आप बात करते हैं, हाँ जी आप बताएं आप क्या करेंगे, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। तो उन्होंने डेफिनेटली ये कहा होगा कि मैं आपकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करूंगा और मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगा जो पहले क्रिकेट में नहीं हुई। और ओबियसली फिर उन्होंने कैप्टन चेंज किया, जैसे उन्होंने बेन स्टोक को लेके आए, जो रूट अब इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पे तो ठीक थे, बट एज ए कैप्टन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो वो चीज़ जब उनका कॉम्बो बना कैप्टन और कोच का, तो रिजल्ट आपके सामने है, और किस तरह की वो क्रिकेट शानदार खेल के हिस्ट्री बनाकर चले गए, और हम अपने घर के अंदर मार खा के बैठे हुए। इर्श सोधी 6 विकेट्स और उनको बेस्ट बॉलर भी दिया गया। उन्होंने जिस तरह की बॉल की है, हमारी हम कहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे स्लो है और स्पिन विकेट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन हम इर्श सोधी को भी टैकल कर ही नहीं पाए। देखें इसमें 2 लम्या फिक्रिया है हमारी क्रिकेट के लिहाज से। एक तो ये है कि हमारे जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जिस तरह मैंने कहा, बड़ी टिमिड अप्रोच के साथ, बड़ी नेगेटिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं हम। बाकी ये इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, समहाउ न्यूजीलैंड भी कह सकते हैं,
साउथ अफ्रीका की बात करें, ये इनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज हो चुका है, ये एग्रेसिव मोड पे आ चुके हैं। बट ये दो टीम में तो बहुत सक्सेसफुल भी हैं खेलते हुए। समहाउ भारत भी आप किसी हद तक कह सकते हो। हम जो है वो एक डिफरेंट फ्रेम के अंदर जा रहे हैं, हम वो 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं। चाहे आप T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, एशिया कप का फाइनल देख लें, अभी देख लें, हम एक लिमिटेड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जो ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो नहीं रही। अब बिट्स एंड पीसेस में तो मैचेस जीत जाते हैं, बट आपको कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही। एक तो हमने उसको चेंज करना है, दूसरा हमारी क्वालिटी ऑफ प्लेयर के भी ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। क्या आप किसी टीम के 20 खिलाड़ी आउट कर सकते हैं? क्योंकि टेस्ट मैच तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे। तो हम इंग्लैंड की सीरीज देख लें, हम किसी मैच में उनके 20 आउट ही नहीं कर पाए। अच्छा, एक मुल्तान टेस्ट में कर तो लिए, लेकिन आपने अपनी सिलेक्शन टोटल पुअर की। आप सिर्फ अबरार अहमद एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर आपने उसमें फ़हीम अशरफ को डाला, उससे एक ओवर करवाया, ठीक है। फिर आपके मुल्तान टेस्ट में तो उससे पहले विकेटलेस रहे आपके दोनों बॉलर। जो पाकिस्तान की, मुझे कोई मैच याद नहीं आता 70 साल में कि आपका पेस अटैक कोई भी विकेट ना ले सका हो। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए लम्हा फिक्रिया बन चुका है कि आपका पेस अटैक जो दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है, आपके पास बैकअप बॉलर ही नहीं है जो आउट कर सके। फिर स्पिन की तरफ अगर आ जाए तो आप ये देख रहे हैं कि उसमें भी हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अब यासर शाह की बात करें, उससे पहले सईद अजमल थे, अब्दुर्रहमान थे, उनके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास वो क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अच्छा, 1.5 साल आपने साजिद खान को कैरी किया, उसने आपको कुछ मैचेस जिताना शुरू किए, आपने उसको हटा दिया, टीम से बाहर कर दिया कि जी इसका बॉलिंग एक्शन का मसला है। फिर आप शाहिद अफरीदी ने उसको दोबारा ऐड किया। इसी तरह नुमान अली अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको पहले नहीं खिलाया, आप डाला तो वो चले एक रीज़नेबल, जिसे आप कह सकते हो, बॉलिंग कर रहा है। अबरार मिस्ट्री स्पिनर था, शुरू में 1-2 मैचेस में अच्छा बॉल किया। अब थोड़ा सा ओबियसली टेक्नोलॉजी का दौर है, एनालिटिकली आप हर चीज़ को देखते हो, डाटा निकाल लेते हो। वो उन पे वर्किंग करके आए न्यूजीलैंड वाले, उनको प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं हुई। बाबर आजम ने इवन तो 161 किया, लेकिन केन विलियमसन 200 नॉट आउट। मतलब उनकी जो अप्रोच है, विकेट्स को बहुत ज़्यादा निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन वो टीम्स आके भी इन्हीं विकेट्स, उसने भी 200 नॉट आउट ऐसी विकेट पे ही तो किया है। देखें, आपके तो अब कैप्टन भी हैं जलमी के। बाबर का देखें, दो चीज़ें, दो इसको पैरामीटर में हम डिस्कस कर सकते हैं। एज ए प्लेयर तो इंटरनेशनल रैंकिंग के ऊपर सेकंड नंबर पे टेस्ट में आ गया, ओडीआई में नंबर 1 है। तो एज ए बैटर तो उनके परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं किसी को कि वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, और पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट बैटर है। बाबर को अब लेजेंड बनने के लिए, एक सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है अपनी बैटिंग के अंदर, वो ये करनी है कि आपको मैच जितवाने पड़ेंगे अपनी टीम को। वो इनके पार्ट पे मिसिंग है, जैसे जो इंजमाम के पास थी, जो हमने देखा जवेद मियांदाद के पास थी, या अगर हम दूसरे कंट्री में बात करें तो उसमें रिकी पॉन्टिंग थे, स्टीव वॉ थे, माइकल बेवन थे, जैक कॉलिस थे, ब्रायन लारा सबसे प्राइम बैट्समैन। तेंदुलकर को कभी उसमें रेट नहीं किया जाएगा, तेंदुलकर के रन सबसे ज़्यादा हैं, बट कभी उस कैटेगरी में जो विनिंग कैटेगरी होती है ना, जो टीम को जिताते हैं, रज़ाक को क्यों ऊपर रेट किया जाता था कि रज़ाक या समहाउ शायद अफरीदी को भी, कि ये जब खड़े होते हैं ये मैच विनर थे, क्योंकि मैच विनर बनना ना एक बड़ी यूनिक चीज़ है। तो बाबर के पास सारी एबिलिटीज़ होने के साथ ये एक चीज़ लैक करती है कि उन्होंने मैच विनिंग वाली चीज़ लेके आनी है, क्योंकि अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डबल ऑनर्स ये इनके ऊपर कि ये आप कैप्टन भी हैं, तो बीइंग अ कैप्टन आपके पास डबल से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती है कि मैंने मैच को जिताना है, टीम को लेके चलना है। दूसरा बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि बाबर पहले इनिंग्स में रन्स करते हैं, सेकंड में बहुत कम नहीं करते हैं। एक हमें 197 की इनिंग्स कराची में याद आ रही है, इनकी आती है हमेशा, जिसमें इन्होंने 197 करके टेस्ट मैच को सेव किया था। उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत ही रेयर आपको मिलेगा कि पहले इनिंग्स में हमेशा ये रन्स करते हैं, सेकंड इनिंग्स में ये रन्स नहीं कर पाते। तो बाबर को इस पर भी काम करना पड़ेगा, क्या ये प्रेशर की वजह है, कैप्टनसी की वजह है, या जो भी रीज़न, इस पर काम करना पड़ेगा। देखिए, बड़ा प्लेयर और एक ऑर्डिनरी या एवरेज प्लेयर के अंदर यही डिफरेंस होता है कि वो इन चीज़ों को कवर अप कर जाता है। जैसे आज साउथ शकील को हम क्यों प्रेस कर रहे हैं, जिस तरह उसने सेव किया मैच को, अपनी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उसने एक आउट ऑफ वे जाके खड़ा रहा, रेजिलियंस शो की। वो इवन सरफराज को भी क्रेडिट दे सकते हैं आपके, वो 2 साल डगआउट में बैठा रहा, आया, नीड थी दोनों इनिंग्स के अंदर। पहले इनिंग में बड़ी बुरी सिचुएशन थी, आज भी 4 आउट हो चुके थे, तो 50 की अच्छी पार्टनरशिप इमाम के साथ लगाई। तो ये बड़े प्लेयर बनने के लिए कुछ चीज़ें अपनी ज़ात से बियॉन्ड आपको करनी पड़ती है, उस पर मेहनत भी होती है, उस पर फोकस भी आता है, काफ़ी कुछ है। तो हम एज ए नेशन या एज ए क्रिकेट लवर हम बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है इन कमिंग द एज ऑफ 28 उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन बनती हैं
रैंकिंग के ऊपर T20 में 2 साल नंबर 1 रहे, ODI में नंबर 1 है, टेस्ट में नंबर 2 है। तो दिस इज द टाइम कि जैसे आपने केन विलियमसन की बात की, डबल सेंचुरी की, तो बाबर को अपने आप को रोकना नहीं है, बाबर को आगे से आगे जाना है और इसको टीम को जितवाना है। तो बाबर को ये अब बड़ा सोचना चाहिए। अभी इसके बाद PSL है, फिर उसके बाद भी 1 मंथ का 2-2.5 मंथ की इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए PCB को, उसको भी खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर तो वो समझता है कि वो प्रेशर तीनों फॉर्मेट का ले सकता है और यहाँ उसको अब 2-2.5 साल तो कैप्टनसी कर ली है, तो उसको ये बर्डन लेना चाहिए। बट अगर लगता है कि जिससे टीम की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आ रहा है, इनकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आ रहा है, तो मेरा ख्याल है उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। सरफराज की जो कैप्टनसी है, डू यू थिंक इट्स अंडर डिस्कशन विद इन मैनेजमेंट? बिल्कुल, अब दोबारा से आ रही है। जैसे मैं बात कर रहा था कि उनकी कैप्टनसी को हटाना भी दैट इज़ अ क्राइम समहाउ। आपकी क्रिकेट जो थी वो बहुत एक एलिवेटेड चल रही थी। आप T20 में नंबर 1 रहे 2 साल, ये छोटी चीज़ नहीं है। कंसेक्टिव आपने 11 सीरीज जीती, चैंपियन ट्रॉफी आपने जीती, ये भी एक छोटी चीज़ नहीं थी। तो आपने करना क्या था कि उसको थोड़ा लॉन्गर रन देना था। अगर बाबर को उस टाइम आपने वाइस कैप्टन बनाया था, तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट 2-2.5 साल इसको चलने देते। और जो आपकी पहली चीज़ हम बात कर रहे थे कि आपकी टीम का जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको कैप्टन लगा देते हैं। सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन की तरफ गई, थोड़ा सा रन्स नहीं कर पाए। सरफराज से मेरी कई दफ़ा इंटरव्यू में बैकलैश भी आया था उनपे। हाँ, उन पे वो ऑब्वियसली इसीलिए आया कि जब अपनी परफॉर्म अब सरफराज का उस पर स्टांस ये था कि मैं हमेशा चाहता था कि लेट्स सपोज आखिरी 10 गेंदों पे 20 चाहिए, तो मेरे पास नवाज है या इमाद है या शादाब है, तो आप बताएं कि हम तीनों में से बेस्ट हिटर तो मेरे से अच्छे हैं, तो मैं उनको भेजता था। क्रिटिसिज्म ये होता था कि सरफराज को खुद ऊपर आना चाहिए, सरफराज को रन करने चाहिए, तो बट उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी थोड़ी हैम्पर हुई। हैम्पर होने की वजह से उनको हटा दिया गया। बट मुझे लगता है कि अगर सरफराज इसको थोड़ा सा ले जाते या उसको टीम को लेके जाते, तो मेरा ख्याल है ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अभी जिस तरह नई रजीम आ चुकी है, सेठी साहब आ चुके हैं, मिकी आर्थर से उन्होंने बात कर ली हुई है। एक्चुअली ये मेरा था सवाल बीच में कि क्या वो भी आ रहे हैं वापस? जी, मेरी उनसे भी कंफर्मेशन मैंने ले ली है कि वो तकरीबन चीज़ें हो चुकी हैं। उनके डर्बी शायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्ट लाइकली वो मंथ और सो में ख़त्म होने जा रहा है। और पाकिस्तान की 2-2.5 महीने अभी कोई एक्टिविटी है भी नहीं है एक्सेप्ट PSL, वो तो हमारी अपनी है, उसके बाद इंटरनेशनल कोई हमारे पास क्रिकेट नहीं है। तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तानी टीम उसको देखेगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट को। हो सकता है अगर उससे पहले इन्होंने चाहा तो फिर आपको होता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर अर्ली आपने ख़त्म करवाना है, यू हैव टू पे दैट अमाउंट, तो फिर आप उसकी पेमेंट उनको फाइन पे करते हो कॉन्ट्रैक्ट की और रिलीज़ करवा लेते हो। तो ये मिकी आर्थर ने भी इनको यस कह दिया। अभी एक चले ब्रेकिंग की तरफ ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काफ़ी कुछ आपको होने को मिलेगा, कोच चेंज होगा, कुछ ऐसे प्लेयर जो टीम में नहीं आ रहे, जैसे शर्जील की हमने बात की, रमीज़ राजा का स्टांस था या साइलेंटली कह लें था, बट था कि फिक्सर या स्पॉट फिक्सिंग के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं देना, वो हमने देखा है कि शर्जील आ चुके हैं। और मेरा ख्याल है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे देता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने जो नेशनल हाई परफॉर्मर सेंटर में उनको बैन कर दिया गया था, वो नहीं अलाउड था, वो आज उन्होंने प्रैक्टिस की है। ठीक है, ये आपकी आज सबसे लेटेस्ट आपको बता देता हूँ। तो दीज आर द साइंस कि ही इज़ कमिंग बैक टू इंटरनेशनल अरीना, तो वो भी आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। अब ये कुछ प्लेयर्स के ऊपर आता है कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कैसे है, क्योंकि हमने किसी फॉर्म पे अभी इंटरनेशनल लीग के अंदर तो वो खेलते आए हैं, बट हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो सिलेक्शन का बन चुका है वो PSL है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी मानता हूँ कि समहाउ नहीं होना चाहिए। चले T20 की हद तक तो आप उसको रख सकते हैं, आपका सबसे बड़ा इवेंट कायदन ट्रॉफी है, उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए, बट एक बन चुका है। तो अब आमिर हो गया या दूसरे 4-5 लड़के जो क्यू में हैं, उनको ये चाहिए कि वो किसी तरह परफॉर्म करें। अगर वो चाहते हैं, उनके अंदर ये अभी वो उनके अंदर एनर्जी है टीम में वापस आने की, तो दिस इज द आइडियल टाइम फॉर देम। लेकिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वहाँ भी काफ़ी जो चीज़ है मोहम्मद आमिर का आना, शर्जील का, और इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि लोगों के जहन में वही कॉन्सेप्ट है, वो उसी तरीके से देख रहे हैं जिस लेंस से रमीज़ राजा इनको देखते थे। देखिए, दो इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि जिसने कभी किसी लेवल पे किसी चीज़ में इंडल्ज रहा, अगर तो आपने देखिए अपनी लेजिस्लेशन करनी है ना, कानून साजी करनी है। लेजिस्लेशन आपकी ये है कि अगर इन पे लाइफ टाइम बैन है तो फिर तो वंस फॉर ऑल इस चैप्टर को क्लियर करें, लाइफ टाइम बैन करें, ख़त्म करें। बट आपका लॉ ये कहता है, लोकल भी और इंटरनेशनल ICC का भी, कि उसके ऊपर 4 साल 5 साल का बैन रहेगा, उसके बाद ही इज़ एलिजिबल फॉर द कंट्री एज वेल। तो इसी तरह कोई और क्राइम करते हो आप, तो उसके बाद आप एक आम शहरी की तरह पूरी हो जाती है तो आप इज्जतदार शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। आप उसे ये तो नहीं करते अपने मुल्क से बाहर निकाल देते हैं। तो मैं भी ज़रा इसका कायल हूँ कि उसने गलती की, मिस्टेक की, एज फैक्टर जो भी रीज़न था, तो
तो आपने उसकी सज़ा की। अच्छा हाँ, उसके अंदर आप एक लाइन फिर ड्रॉ कर सकते हैं, बेशक अपने अपने पीसीबी के लेवल पे ड्रॉ कर दें कि अगर कोई लड़का दोबारा किसी एक्टिविटी में पाया गया तो फिर उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन, और उसको इवन आप इम्प्रिजमेंट की तरफ ले जाए, उसके 50-25 साल की सजा दे दे, कैद दे दे उसको, बिल्कुल। ताकि पता हो। इवन उसको, या उसको भी कर्टेल करना तो पहले उसको सख्त कर दे, 5 साल की सजा इम्प्रिजमेंट कर दें उसको कि वो कैद में जाएगा, वो बाहर नहीं आ पहले सकता। से लॉ बना पहले ऐसे सख्त किस्म के लॉ बना दें कि उसके पास पॉसिबिलिटी ना रहे वो सोचे करते हुए 1000 दफ़ा। और उसमें पीसीबी का रोल इस तरह है कि आपको ना ग्रूमिंग क्लासेस करानी चाहिए, मोटिवेशनल क्लासेस करानी चाहिए। अब आप सारा जहाँ पे लड़कों से, अब आप अक्सर सुनते होंगे कि इनकी फिक्सिंग के ऊपर बात हो रही है, एंटी करप्शन वाले एक यूनिट बन गया, वो इनको लेक्चर देते हैं, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर बड़ा लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो उसके साथ साथ पैरेलल इन लड़कों की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बच्चा जो है वो गांव में रहता रहा, वो स्कूल नहीं गया, उसने एजुकेशन हासिल नहीं की, वो आज लाइमलाइट में आ रहा है, वो इंटरनेशनल टूर्स कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपया आ गया, उसके पास हर तरह का फेम आ गया, मीडिया उसके साथ पीछे पीछे है, तो उसको तो किसने ग्रूम करना है? वो फादर फिगर का रोल तो फिर पीसीबी ने अदा करना ना। उसने उस बच्चे को, जैसे एक बच्चा है, उसको माँ, बच्चे को भी होश नहीं है, माँ उसको हर दफ़ा स्विच के अंदर हाथ देने से रोकेगी, आग से बचाएगी, जब तक वो समझ नहीं जाएगी कि बच्चे के अंदर अब इतनी सेंस आ चुकी है कि बच्चा खुद नहीं अब करता, माँ रोक देती। इसी तरह पीसीबी ने भी इसी तरह करना है कि आप, एक बच्चा 17-18 साल का है, 20 साल का है, आपके एम्बेड के अंदर आ गया, आपने उसको रख लें, उसको अपने शेल्टर में लेके आए, उसको डेली सिखाएं, डेली बताएं। कोचेस का रोल है, कैप्टन का रोल है, सीनियर प्लेयर्स का रोल है, एक कलेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि ये प्लेयर्स आपके एम्बेसडर है। तो अगर एम्बेसडर को आपने लेके चलना है तो फिर आपको मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ेगी। अच्छा, इतने जो आपने चेंजेस की बात की कि बहुत चेंजेस हो रही हैं, इससे प्लेयर्स में नहीं नेगेटिविटी आएगी कि मतलब कि पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, या वो कहीं उनका मोरल डाउन नहीं होगा? नहीं, पाकिस्तान में तो ये आप हर सिनेरियो में, अब चाहे आप किसी अदारे में जॉब कर रहे हैं या पीसीबी में है या कोई खिलाड़ी है, वो समझ लें उसका हर मैच आखिरी मैच है और हर जॉब आखिरी दिन की तरह ही आप जॉब करते हैं। ये तो हमारी अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत रेयर होता है। अब मुझे आप इस टीम 11 लड़के खेले हैं, मुझे अब बता दें कौन से ऐसे 4 प्लेयर मैं अगर आपसे कह दूंगा कि जो आपको लगता है पूरा साल खेलेंगे, तो सिवाय बाबर आजम के आप कोई दूसरा नाम नहीं ले सकते। दूसरा मोहम्मद रिजवान होता, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद मैं कह रहा हूँ आप दूसरा नाम नहीं ले सकते। इन 11 में से आपके पास कोई दूसरा लड़के का नाम नहीं आएगा बाबर आजम के अलावा। और या अगर बॉलिंग के अंदर आपके पास शहीन शाह अफरीदी है, कोई तीसरा नाम नहीं है ना बॉलिंग के अंदर है। वजह है जो हमारी सफर करती है क्रिकेट। मैं वही बताने लगा था कि एक तो अदारों का मसला है, अदारों ने वो उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं किया, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया। दूसरा, सिमिलरली प्लेयर के ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो फिटनेस की वजह से बाहर है, चाहे परफॉर्मेंस की वजह से बाहर है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कभी हीरो बनने के लिहाज से, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं, टेस्ट मैच हो रहा है इंग्लैंड से बचाने के लिहाज से, आपके लड़के, आपने 4 डेब्यू कराए, अब वो चारों जिन्होंने डेब्यू किया, जैसे हैरी ब्रुक डेब्यू कर रहा है, वो आपको 4 सेंचुरियां मार के चला गया, ठीक है, वो अपना हीरो बन गया अपने कंट्री का, उसने एक हिस्ट्री मार्क कर दी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा कोई बच्चा चारों में से कोई मैच जिता जाता इंग्लैंड के अगेंस्ट, या अभी इधर कोई ऐसी परफॉर्मेंस देता, तो वो हीरो बन जाना था। तो ये यंगस्टर के लिए या प्लेयर के ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस कर जाए जिससे वो भी लार्जर देन लाइफ वाली चीज़ में आ जाए और वो अपना मार्क छोड़े। पीसीबी की चेंज की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है किसी कैसे इदारे में, उससे कोई नुकसान होता है या नहीं? आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, ये मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी करंट टाइम का है। अब हम इसी पे बात हो रही है, इसके अलावा तो अब टॉपिक नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे पॉलिटिक्स से बिल्कुल बियॉन्ड होना चाहिए, इससे इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होने चाहिए जिसको एसोसिएशन इलेक्ट करें। ऑलरेडी नीचे क्राइटेरिया यही है, 2 नाम ऊपर आए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसको फाइनलाइज करें, जिसको वोट करके वो फाइनल करें। अभी होता क्या है कि नाम 2 इलेक्ट करके दिए जाते हैं पीएम साहब को, होता क्या है साइलेंटली वो 2 नाम पहले ही पता होता है कौन से होने हैं, पीएम साहब पहले ही उनको थ्रो कर देते हैं। उनके अंदर इतनी करेज ही नहीं होती कि वो उसको डिनायल मोड में जाएं, और फिर वो जिसको पीएम पैटर्न इन चीफ भी होता है क्रिकेट बोर्ड का, फिर वो इलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करता है वो, और उसको वो नाम को फाइनल कर देता है। तो उससे सियासत से इसको सेपरेट होना चाहिए। तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि इसको डीपोलिटिसाइज करना चाहिए, पॉलिटिक्स से बिल्कुल लिंक्ड अप नहीं होनी चाहिए ये चीज़, और यही मेरा ख्याल है फ्लरिश करेगी क्रिकेट इसी लिहाज से। सर, इनिशियली आपने देखा होगा कि पिछले दिन जब ओडीआई का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया तो उसमें फ़खर जमान नहीं थे। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड आ गया कि उनको हिस्सा नहीं बनाया, ये नहीं किया, उसकी जगह मोहम्मद आमिर वही जो हमने ओके।
लेकिन अब इसमें अगर शाहिद अफरीदी का माइंडसेट देखें कि शुरू में उन्होंने उनको नहीं रखा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बैकलैश आया तो फिर उन्होंने अभी कहा कि जो प्रोबेबल्स की लिस्ट है कहीं उसमें उन्होंने बीच में डाल दिया। तो अब यहाँ पे दो बातें निकलती हैं, या तो वो अभी मकबूल होना चाह रहे हैं क्योंकि पता है कि अभी वही मैंने जो बात की तो इसलिए वो ज़रा अवामी फैसले ले रहे हैं कि अगर अवाम है तो कहीं ना कहीं अभी वो देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, या तो ये भी दिया जा सकता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं एज ए चीफ सेलेक्टर कि उनको समझ नहीं लग रही है, अच्छा अवाम ये कह रही है तो उसको रख लो या उसको निकाल दो। तो उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक चीज़ तो क्लियर थी कि इन्होंने वो डिसीजन ज़रूर लेने हैं जो प्रीवियस मैनेजमेंट ने नहीं किए, क्योंकि आपने जब नई रजीम आती है तो वो उससे डिफरेंट कुछ करके दिखाती है। वो सेम वही चीज़ें करेंगे तो वो कहेंगे पुरानों में इनमें फ़र्क क्या था, वो ज़्यादा बेहतर तो आपने तो आपने डिफरेंट तो करके दिखाने, और प्रीवियस जो चीज़ें हो रही थी उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो आपने डिफरेंट तो करना है। T20 और ओडीआई के अंदर शर्जील को डालना बिल्कुल जस्टिफाइड है, और मेरा मानना ये है कि फ़खर को भी होना चाहिए। जहाँ तक मेरे ज़राए के मुताबिक फ़खर अभी फुली फिट नहीं है, वो भी इंजरी कैरी कर रहे हैं, इंजरी प्रोन है। तो अगर वो इंजरी से बाहर आ जाते हैं तो फ़खर भी आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है। अब मसला ये है कि आपने उनको खिलाना किस नंबर पे है। शर्जील भी ओपनर रहा, फ़खर भी ओपनर है। अब जैसे बाबर और उसमें रिजवान ने ओपनिंग स्लॉट ले लिया, उसके बाद फ़खर को हर जगह से आपने देखा हटा दिएगा, 5वें पे, तीसरे पे, उसकी बैटिंग भी आपने ख़राब कर दी। प्लेयर्स को ना बनाया जाता है, ये कहना बिल्कुल फजूल बात मैं समझता हूँ जो कहते हैं कि प्लेयर अगर हो तो वो किसी भी नंबर पे खेल देता है। मुझे दुनिया में कोई एक एग्जांपल नहीं आप दे सकते कि जो किसी प्लेयर ने हर नंबर पे जाके रन्स किए हों। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं तो बाबर आजम को मैंने खुद तैयार होता हुआ देखा। मैं आई वॉज लकी इनफ कि मेरी मिकी आर्थर ग्रांड फ्लावर से दोस्ती थी, मैं डेली इनसे मिलता था। ये अभी नेट करता थे 2014-15 के अंदर, मैंने देखा इनके साथ साल डेढ़ ये टीम के साथ रहे। मैं खुद इनकी मीटिंग्स के अंदर बैठा था, मैं उसका विटनेस हूँ। सरफराज भी उसका पार्ट होते थे कि वो उन्होंने कहा कि ये हमारा बेस्ट प्लेयर है, टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, बट बाबर को नंबर 3 का स्लॉट दिया गया। ठीक है, 3 नंबर का स्लॉट दिया, बाबर को बनाया गया। उस टाइम हफीज़ नंबर 3 खेलते थे, अजहर अली भी नंबर 3 खेलते थे, कई आपसे ऐसे प्लेयर थे जो सीनियर थे जिनका वो स्लॉट था, वो लेके इसको दिया गया क्योंकि इन्होंने दे रियलाइज कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट, तो बाबर को तैयार। इसी तरह आपका एक और टैलेंट था उमर अकमल या अहमद शहजाद की बात करते हैं, ये भी पैरेलल उसी तरह के अच्छे टैलेंट थे। कोई मतलब चले बाबर के लेवल के नहीं, लेकिन इसके करीब के लेवल के थे वो लड़के। अब जितनी 50% मिस्टेक उन दोनों की अपनी भी जो हैं, और ये नहीं हम उनसे ले सकते कि उनकी गलतियां नहीं है, उनकी अपनी पार्ट पे बहुत मिस्टेक्स हैं, बट 50% ये बोर्ड की भी मिस्टेक या मैनेजमेंट की भी मिस्टेक थी कि उन्होंने उनको बनाया नहीं। उमर अकमल का कभी चौथा नंबर है, कभी छठा नंबर है, कभी तीसरा नंबर है, कभी 5वां है, तो वो कैसे परफॉर्म करता। देखें, बहुत मैंने बताया, एक शायद मिसाल नहीं मिलेगी आपको कि कोई प्लेयर, तेंदुलकर का अगर टेस्ट में नंबर 4 है, ओडीआई में तो वो टेस्ट में 4 है, ओडीआई में नंबर 1 है तो ओपनर है। विराट कोहली का नंबर 3 है तो कोई 3 नंबर उससे लेके दिखाए, अनटिल अनलेस अपनी मर्जी से वो चेंज कर दे। ठीक है, तो ये एक प्लेयर को बनाया भी जाता है, उसको सिखाया भी जाता है। बट जैसे मैंने कहा, हैविंग सेड दैट कि ये प्लेयर्स की भी उतनी मिस्टेक है जितनी कि मैनेजमेंट की थी, तो ये दोनों तरफ से चलती हैं चीज़ें। सरफराज को जो लेकर आए, आपको लगता है वो जस्टिफाई, उनकी परफॉर्मेंस ने तो कर दिया जस्टिफाई, तो उनको आप कैसा समझते हैं कि उनको देखिए, जैसे मैंने अर्लियर आई सेड कि उसको या तो होना निकालना गलत था, अगर निकाल दिया तो उसको डग आउट में नहीं बैठाना चाहिए। कोई भी एक्स प्लेयर आपका हो, कैप्टन हो, या तो वो टीम में अगर हो तो खेलता है, वो नहीं होता तो वो डोमेस्टिक खेले। आप उतनी टाइम के अंदर जितना 2 साल आपने सरफराज को डग आउट में पानी पे पिलाने पे रखा, आप एक बच्चा प्रिपेयर कर सकते थे। हारिस था आपके पास, एक दो और लड़के थे, आप उनको साथ कैरी करते, और उनको रुहेल नज़ीर इस्लामाबाद से पहले टीम के साथ भी काफ़ी ट्रैवल करते रहे, उसको तैयार करते। आपने बच्चा भी तैयार नहीं किया, सरफराज को तो तैयार नहीं करना था। सरफराज तो एक प्रिपेयर्ड कमोडिटी थी जिसने शुरू से ऊपर तक आपने कैप्टनसी की। अच्छा, फिर जब आप उसको डगआउट में बिठा देते हो, उसका भी कॉन्फिडेंस आपने शैटर्ड किया, उसका मोराल भी नीचे गया, उसे भी पता था अच्छा मैं टीम में हूँ, इसका मतलब है मैं कैपेबल तो हूँ खेलने के लिहाज से, बट खिलाया नहीं आपने, तो उसके कई नुकसानात हैं। तो आपने एक जो बच्चा जिसका भी 18-19 साल एज है, वो अगर 2 साल ड्रेसिंग रूम शेयर करता तो उसका शायद अपनी टीम के साथ आपका माहौल डिफरेंट होता है। आप उस एटमॉस्फेयर में जब आते हो ना, बड़ा कुछ सीख रहे होते हो। आप इंटरनेशनल कोचेस के साथ या इंटरनेशनल टीम के साथ जब ट्रैवल करते हो तो आप बड़ा कुछ लर्निंग आपकी ग्रेजुअली हो रही होती है। तो वो मेरा ख्याल एक मिस्टेक थी, और मेरा अभी भी मानना ये है कि सरफराज के 2-2.5 साल मुझे लगते हैं। अगर तो सरफराज को आपने, मैं इस सीरीज से पहले भी कहा था कि सरफराज को एक पूरी सीरीज दे दें, पूरी सीरीज दे दें, टेस्ट मैचेस भी दे दें, ओडीआई भी दे दें, वो परफॉर्म करता है तो उसको साल 2 का रन दे दें, नहीं करता तो उसी टाइम आप उससे कहें जी थैंक यू सो मच, यू सर्व्ड अस अ लॉट,
अब भाईजान अब आपका रेस्ट का टाइम है, जैसे अजहर अली को आपने कहा, बिल्कुल अब कहते तो है ना अजहर अली ने रिटायरमेंट ली है, बट बैक ऑफ द डिस्कशन तो हमें भी न्यूज़ यही आ रही है कि वो बैठा के यही कहा गया कि भाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल और पाकिस्तान को आपने बड़ा सर्व किया, थैंक यू सो मच। और ये होना भी ऐसे चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में कोई सीट नहीं छोड़ता, प्लेयर है तो वो रिटायरमेंट नहीं लेता, कैप्टन है तो वो कैप्टनसी नहीं छोड़ता, ऊपर कोई हेड आ जाए तो वो अपनी जॉब सीट नहीं छोड़ रहा, जो लड़ाई चल रही है आजकल। बिल्कुल तो ये तो हमारे कल्चर का, मैंने बताया ना, इस पूरी पट्टी में मसला है, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मसले हमारे यहाँ वो रहेंगे। सीनियर प्लेयर्स आपको लगता है अब होने चाहिए इस तरह स्क्वाड में, क्योंकि उससे फायदा होता है स्पेशली देखिए हर फॉर्मेट की डिफरेंट डिमांड है, हर फॉर्मेट की डिफरेंट डिमांड है। टेस्ट के अंदर आपको ज़रूर 2-3 सीनियर प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो आपके टीम को लेके चलें। T20 में शायद एक आप अफोर्ड कर सकते हो, आप जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है, आपको इतने 3-4 रखने की ज़रूरत नहीं है। T20 टोटली मॉडर्न क्रिकेट है, उसके अंदर यंगस्टर चाहिए आपको, ODIs के अंदर भी आपको ब्लेंड चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्पोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फिटनेस है, फिटनेस नंबर 1 है। अगर फिटनेस उसकी ठीक है, जैसे हम शोएब मलिक की बात करते हैं, इफ इज क्रॉस द 40 तो स्टिल इज परफॉर्मिंग वेल, उनकी फिटनेस ठीक तो खिलाएं यार, क्या मसला है। मिसबा भी तो 43 में रिटायर हुआ है, एग्जैक्टली तो उसकी दफ़ा कानून कुछ था, इसकी दफ़ा कानून कुछ है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये इज जस्ट अ नंबर। अगर वो परफॉर्म कर रहा है, फिट है, यंगस्टर से तेज़ भागता है, बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, तो भाई क्या मसला है, आपको एज से क्या लेना देना। मुझे तो ये भी लगता था कि हफीज़ की भी शायद 1-1.5 साल की क्रिकेट बाकी थी अभी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट ले ली। और बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि जिस तरह हमने देखा कि उनको किसी PSL फ्रेंचाइज ने नहीं लिया, हफीज़ को भी नहीं लिया, कामरान अकमल को भी नहीं लिया। ये कुछ प्लेयर थे जो लगता है कि शायद साल डेढ़ अभी इनके अंदर क्रिकेट के थोड़ा था कि खेल सकते थे, बट अगेन कुछ डिसीजन क्या प्लेयर्स के भी होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के भी होते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट के लिए डिफरेंट टीम क्यों नहीं बनाई जाती? डिस्कशन मुझे पता है कि हो रही है, लेकिन अभी भी हमें वो नज़र नहीं आ रहा कि टेस्ट की टीम अलग, इवन दो इंडिया कोशिश कर रहा है, इंडिया में ये बात ज़्यादा डिस्कस हो रही है क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस जो है कुछ बेहतर नहीं थी। तो पाकिस्तान क्यों नहीं उस तरफ जा रहा? आपके पास अनफॉर्चुनेटली इतने प्लेयर्स नहीं हैं, इतनी क्वालिटी के प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। आप ये देख लेना, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो लड़का परफॉर्म ही नहीं करता। एग्जाम्पल आप निकाल लें, जो लड़के T20 में खेले उसके बाद जिन्हें इनको चांस दिया उसने परफॉर्म ही नहीं किया। तो या तो आपके पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ या आपके पास बैकलॉग पड़ा हो कि आप जिसको चांस दे रहे, जैसे इंग्लैंड के पास है अभी, आपके बरिस्टो नहीं खेल रहा था, जो रूट नहीं खेल रहा था, फलाना नहीं खेल रहा जी, वो 4 लड़के T20 बैन डकट वगैरह वो लेके T20 के लड़के जो हमें T20 में मार के गए हैं, उन्होंने टेस्ट पे भी मारा। उन्होंने अपने मेन टेस्ट के जो लड़के जो उनकी टीम के परमानेंट मेंबर थे उनको रेस्ट दिया और T20 के लड़के लेके आए और T20 ने मारा। तो यहाँ तो आपके पास इस तरह का पीछे मटेरियल अवेलेबल हो, हमने भी बात की, हाँ, तो आपके पास लड़के अवेलेबल हो, आपको शान मसूद आया वो सेंचुरियां मार रहा है, आपने सऊदी को दिया वो सेंचुरियां मार रहा है, मतलब इस तरह का तो या तो मटेरियल पीछे हो तो फिर तो आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो भी टीम का कम्बिनेशन या उसकी बात करें तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हर टीम फॉर्मेट में 2-2 प्लेयर्स ही करें तो आपकी कम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे T20 की बात कर लें अगर फॉर एग्जांपल, तो आपने करना क्या है, आपने शर्जील और फ़खर को डालना है, ठीक है। अगर आमिर अच्छा परफॉर्म करता तो एक एडिशनल आप आमिर डाल सकते हैं, 2-3 प्लेयर की चेंजिंग रिक्वायर्ड है। इसी तरह ODI में आ जाए, ODI के अंदर आपने आमिर भी जा सकते हैं, ODI में भी तो जा सकते ODI में भी जाता है। इसी तरह ODI की बात कर लें तो आपको एक ऐसा सीजन बॉलर चाहिए जो अगर मैच फंस गया, विकेट चाहिए तो आपको लेके देते, कभी लगता है कहीं ना कहीं आपको सीनियर प्रोच चाहिए जी। इसी तरह बैटिंग के अंदर आ जाए तो बैटिंग में आपको लगेगा अच्छा यार हम तो मिडिल ऑर्डर में ODI में बुरी तरह क्लैप्स कर रहे हैं, हमारा 2 साल से तो मिडिल ऑर्डर कोई नहीं, फिर आप फौरन आपको देखना चाहिए सबसे बेस्ट प्लेयर कौन था मिडिल ऑर्डर का, आपको फौरन याद आएगा हारिस सोहेल, जिसकी आज भी सबसे ज़्यादा एवरेज है, 47 की एवरेज है। आपने क्यों नहीं उसको 1.5-2 साल से टीम के साथ रखा, क्यों नहीं खिला रहे, उसको डालना चाहिए। ऊपर आपके पास लड़के ऑलरेडी सेटल है, एक आधा चेंजिंग आप कर सकते हो। टेस्ट के अंदर आ जाए तो आपके लड़के सारे हैं, सिर्फ 1-2 लड़कों की आप चेंजिंग कर सकते हो। बॉलिंग आपकी बुरी तरह पेट रही है, शहीनशाह अफरीदी वापस आ जाते हैं, कोई एक आधा, या अब्बास आपने तैयार किया था टेस्ट बॉलर, उसको ख़त्म कर दिया, अब खिलाते ही नहीं है। तो ये एक आधा प्लेयर की चेंजिंग के साथ आपकी टीम का बैलेंस बन सकता है। कोई बहुत बड़ा हमें पूरी टीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन जो मुझे नज़र आ रहा है अगला, जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, बाबर से अगर ये सीरीज़ नहीं जीती जाती और ये जो भी न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही है, तो इस मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा हैमर आएगा वो बाबर पे आएगा, क्योंकि बाकी तो सब कुछ चेंज हो गया, चेयरमैन PCB चेंज हो गए, नीचे सारी रजीम चेंज होगी, कोचेस मैंने आपको बता दिया चेंज होने जा रहे हैं, ये इनकी लास्ट सीरीज़ है, ठीक है, सब कुछ चेंज हो गया, चीफ सेलेक्टर आपका चेंज हो गया, अब लास्ट जो बचेगा वो कैप्टन रह गया। PSL आ रहा है, क्या क्या लगता है आपको इस बार PSL
कैसा होने वाला है? पिछली दफा से बेहतर होने वाला है? जो हम इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पीएसएल में हो रही है, लोग तो कहते हैं ना जो पीएसएल में बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं कहता हूँ जो क्रिकेट हो रही है पीएसएल के अंदर वो दुनिया में नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही। आप जो प्लेयर्स की देख लें, क्वालिटी देख लें, मैचेस की देख लें, आईपीएल का आप मैचेस उठा के देख लें, आपको इंटरेस्ट क्या नजर आएगा जो पीएसएल में अब नजर आ रहा है, खासतौर पे 2 सालों में। और खासतौर पे जब से लास्ट सीजन पूरा हमारे पाकिस्तान में हुआ तो आप अवाम देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप हाल देख लें, कोई देखने नहीं जा रहा। पीएसएल के मैचेस के लिए हाउसफुल होता था, और फाइनल और जो उससे पहले जो मैच हमने देखे लाहौर के मैचेस खासतौर पे, कि जितनी अवाम स्टेडियम के अंदर होती है उतनी बाहर होती है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि हमारी जो नेशन है क्रिकेट को दे टेक एज अ सेकंड रिलीजन। ये सेकंड रिलीजन है हमारा पाकिस्तान इंडिया के अंदर। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक ही एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल है। उसके अलावा रहा ही कुछ नहीं है। अब देखे ना, एक जनरल लेमैन क्या है, खाना खा लेगा, मूवी देख लेगा। अब आपके स्मार्ट एलईडी ने मूवीज वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया। नेटफ्लिक्स वगैरह आप उस पर चले गए, घरों में देख रहे हैं, सेलफोन पे देख लेते हैं। पीछे रह गए खाना पीना। खाना पीने की एंटरटेनमेंट 15-20 मिनट की, अब जो 4-5 घंटे की एंटरटेनमेंट T20 की है वो आपके लिए, उसके लिए जाना पड़ता है। वो अवाम तो उसके लिए क्रेजी है। इसको तो एंटरटेनमेंट 10 साल से मिली कोई नहीं। जब से वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट श्रीलंका वाला हुआ था, उसके बाद आपके 7-8 साल क्रिकेट नहीं हुई। अब जो तरसे हुए हैं पीएसएल भी, पहले सारे सीजन जो 7 सीजन 6 वो बाहर होते रहे, 7वां सीजन आपका पूरा पाकिस्तान में हुआ। जब हुआ तो ये सवाम ने देखें किस तरह अपने हीरोज को या इंटरनेशनल प्लेयर को देखने के लिए निकले। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ये खूबसूरत ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अगर देखें वो भी बहुत ज़्यादा हो गए। बिल्कुल, उसके बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल पे चले गए। और नहीं, फैन फॉलोइंग देखे ना जी, मैंने यही जैसे बात की, विक्ट्री से आता है, अच्छे मुकाबलों से आता है, तगड़े मुकाबलों से। और हीरोज भी ज्यादा, हारिस रऊफ, शाहिन हाँ, शाफी, वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली और वहीं से वो नजर आए हैं। ये और देखिए जब इंटरनेशनल भी परफॉर्म देखे, होना तो काइजन ट्रॉफी चाहिए, बट इसकी हाइप इतनी ज्यादा पीएसएल की बन चुकी है कि किसी तरह भी इंटरनेशनल क्रिकेट से कम नहीं है। प्रेशर आपका उसी तरह ही है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो वो लड़का फौरन हाईलाइट हो जाता है। आप ये देखें कि आपका इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, शादाब, ये अभी हारिस, ये जितने लड़के हैं जो आपको, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, ये जितनी लॉट आपकी पाकिस्तानी टीम में 80% जो आपको सर्व कर रही है, ये पीएसएल की प्रोडक्ट्स है सारी लड़के। क्योंकि उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके जब अपने आप की परफॉर्मेंस शोकेस की, दुनिया को पता चला, ना चाहते हुए भी सिलेक्टर को उनको सेलेक्ट करना पड़ा, और उन्होंने भी फिर आके टीम को सर्व किया। बट मैंने जैसे कहा कि जो लड़के निगलेक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने काइजन ट्रॉफी में रन किए होते हैं, जैसे कामरान गुलाम की बात की, साजिद खान की बात की, इनको भी लेके चलना चाहिए। ये असल में वो भी आपसे, उनसे भी ज़्यादा मेरी नज़र में, क्योंकि उन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट में रन करके दिए। बड़े फॉर्मेट से छोटे फॉर्मेट में आके परफॉर्म करना आसान है। छोटे फॉर्मेट से T20 वाला प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो सलूट होंगे दोनों हाथों से, जैसे इंग्लैंड वालों को कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर होता है। टेस्ट क्रिकेटर जो T20 खेलना चाहेगा तो वो खेल सकता है। तो ये एक इस तरह की, नीचे जाना आसान है, ऊपर आना मुश्किल होता है। तो ये एक हमें अपनी बेस रूट को चेंज नहीं करना चाहिए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसी को रखना चाहिए। हाँ, एक आधा एक्सेप्शनल टैलेंट आपको मिलता है। हैदर अली आपके पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया, वो एक बना। तो ये इस तरह के एक ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट हारिस आप लोगों ने दिया, ज़ल्मी ने, ये 2 नाम तो बिल्कुल 2 बैटिंग के अंदर हमें प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। तो हमें जो इस तरह का टैलेंट, रॉ टैलेंट अगर लेट्स सपोज कर रहे हैं तो उसको फिर आगे फ्लरिश करना, उसको ग्रूम करना तो पीसीबी की रिस्पांसिबिलिटी है। इरफान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मोस्ट वेलकम जी, आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ना जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, ये था आज का शो। आपने एक्सपर्ट को सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। बाकी देखते हैं, एंड वी कैन ओनली होप फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। दिस इज जुनैद आर साइनिंग आउट।